नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन बेतार के में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 3 लेकर आए हैं आप लोगों के साथ। इसमें जैसा दिया गया है कि काबेली डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, ये तो चैप्टर 2 में दिया ही हुआ था स्पष्ट रूप से। और किस प्रकार राष्ट्रकूट से लेकर के अपने जो है चोल तक का शासन देखा था। और अध्याय 2 में दिया गया कि किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसका कि राजधानी दिल्ली रहा, इसी वजह से दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था। ये पूछा जाएगा कि दिल्ली का महत्व किस शताब्दी में बढ़ा था, तो 12वीं शताब्दी में। कब? तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया हुआ है तालिका 1 पर नजर डालिए और पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं शताब्दी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता है, ने परास्त किए। पूछेगा कि दिल्ली के तोमरों को परास्त करने का श्रेय किनको जाता है, तो अजमेर के चौहान को जाता है। ठीक है, अब देगा कि राज्य में दिल्ली वाणिज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था, जहां देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले गए। ये पूछा जाएगा कि दिल्ली के राजधानी बनने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जोर दें। ठीक, 12वीं शताब्दी में यह महत्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा जिसे कि तोमर शासकों ने बसाया था। तो ये दोनों सही हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में यह शहर प्रभाव में आया या अच्छा शहर में गिना जाने लगा। ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा देगा कि तोमरों के द्वारा इस शहर को बसाया गया। ठीक है, तीसरा है कि तोमरों को हराकर बाद में चौहानों ने इसे अपनी राजधानी के रूप में बना लिया। ठीक है, तो ये तीनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाद में वाणिज्यिक केंद्र भी बना, धीरे धीरे इतना समृद्धशाली नगर होते चला गया कि बाद में इसको देहलीवाल भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो सिक्का भी ढलाया, सिक्का प्रचलन में था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ साथ दिल्ली एक राजधानी के नाम से बदल गई। ठीक है, चलिए अब दिया कि उसका नियंत्रण जो है, जिसका नियंत्रण इस बड़े महाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तालिका 1 पे फिर से नज़र डालेंगे और दिया गया है कि उनमें से 5 वंशों की पहचान की गई है जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ये यमुना नदी के आसपास का जो बेल्ट आप है पूरा देख रहे हैं। ठीक है, और ये फिरोजशाह कोटला दिल्ली का दृश्य है। ठीक है, इसमें हौज का, सीरी का किला, जहांपना, दिल्ली, कुना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सारा जो जगह आप देख रहे हैं सभी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे। ठीक है, कुतुब मीनार। और आज देखें, आज जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। इसे देख लीजिए, स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि ये दिल्ली एक कुना है, दक्षिण दिल्ली है। ठीक है, सीरी और जहांपना को ये सब क्षेत्र इसमें दिया हुआ है मैप में। ठीक, देखिए दिल्ली में शासन का जो है ये क्रम दिया हुआ है। आपसे सीधे तौर पर पूछ सकता है कि अनंगपाल ने आरंभिक 12वीं शताब्दी में तोमर के किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था। तो 1130 से 1145 तक का जो शासन था ये तोमर शासक अनंगपाल का था। दूसरा है चौहान शासक, फिर 1165 से 1192 में। और ये 20 साल का जो है कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं मिला है जिस बेस पर लिखा जाए, 65 से 92। ठीक है, आगे चलिए। फिर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। चाहमान शासक में ही पृथ्वीराज चौहान बहुत शक्तिशाली था। और 75 से 92 यानी ये चौहान शासक ही था। 75 से 92 अंतिम शासक इसलिए माना जाता है। और इसमें यहाँ 1165 से 92 में ऑलरेडी पृथ्वीराज शामिल है, ध्यान रखिएगा। अब तुर्कों का शासन देख लीजिए, 1206 से ऐबक फिरा। ठीक, और 90 तक रहा। ठीक, तो ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ये सभी शासक देख लीजिए। 66 से 87, रजिया का 36 से 40, इल्तुतमिश का 10 से 36 और ऐबक का 1206 से 10। देखिए इल्तुतमिश का मकबरा, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है दिल्ली का, आप देख सकते हैं पूरा। चलिए खिलजी काल में आइए। खिलजी में याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1320 तक रहा, यानी 30 साल के शासन में। इसका जो 2 महत्वपूर्ण शासक हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी था 90 से 96, जलालुद्दीन खिलजी 90 से 96, जो अलाउद्दीन का ससुर था। ठीक है, और चाचा भी था अलाउद्दीन खिलजी 96 से 1316।
ठीक है। चाहिए तुगलक शासकों में आइएगा तो 1320 से 1414 रहा। गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी, एमबीटी, एफएसटी, ये सभी नाम आपको याद रखना होगा। गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी, ठीक है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, और एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। 20 से 24 मोहम्मद तुगलक, 24 से 51 फिरोज शाह तुगलक, 51 से 88, ठीक है। ये अलाई दरवाज़ा जो है ये खिलजी काल की विशेषता है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। अब आइए सैयद काल पर, तो ये 1414 से 51 खिजर खां, ठीक है। 1414 से 21 रहा, लेकिन वैसा कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं रहा जिसकी उपलब्धियों को पे विषय में इतिहास कुछ बोल सके, ठीक है। अब लोदी काल पे ये 1451 से 1526 तक रहा। इसमें बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी का शासन महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। 1451 से 89 तक कौन रहते? बहलोल लोदी, ठीक है। चलिए दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी के लिए देखिए क्या है कि हालांकि अभिलेख, सिक्का और स्थापत्य यानी भवन निर्माण के माध्यम से काफ़ी कुछ सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण कि वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीखन बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो फारसी भाषा में जितना भी इतिहास लिखा गया, ठीक, तारीख सिंगल इतिहास का लेखन और तवारीख बहुत से इतिहास का लेखन जो वो कहलाता, ठीक है। और ये इतिहास में प्रशासन की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी, और फारसी में ही तारीख और तवारीख शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चलिए देखिए उस समय का इतिहास लिखन का परंपरा दिखाया गया है। पांडुलिपि को तैयार करने के लिए चार चरण थे। सबसे पहले तो कागज को जो है वो तैयार किया जाता था लुगदी में डालकर, ठीक, फिर उस पर लेखन कार्य किया जाता था। लेखन कार्य के बाद महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेद को ध्यान को आकर्षित करने के लिए सोना पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता था, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसके ऊपर का जिंद तैयार किया जाता था ताकि वो लंबा समय तक खराब ना हो, ठीक है। ये देख लीजिए स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि सबसे पहले कागज का बनाया जाना, फिर उस पर स्वर्ण जड़ना, शब्द लिखा जाना, एक क्रॉस में फोटो आप दिखेगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये कागज तैयार करना पहला, इस पे फिर लिखा जाना दूसरा, लिखा जाना के बाद उस पर सोना चढ़ाना ये तीसरा, उसके बाद उस पर जिल्द चढ़ाना ये चौथा फोटो है, ठीक है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। अक्सर ये पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखा जाता था, एलिट क्लास के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद दिया गया है कि जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ये सभी पढ़े लिखे विद्वान थे और न्यायसंगत शासन पे ज़्यादा विशेषकर बल दिया जाता था। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? तो ये बिल्कुल शब्द है, क्योंकि न्याय के जरिए ही पता चलता है कि सबों को एक समान रूप से राजा के द्वारा देखा जाता था। 13वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था फ़क्र मुदब्बिर। इससे पहले भी इसका हम जिक्र कर चुके हैं। यहाँ देखिए उसके बारे में अब क्या था विशेषता। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। न्याय चक्र के बारे में लिखता है फ़क्र मुदब्बिर 13वीं शताब्दी में कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं जा सकते थे। वेतन आता था किसानों को एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। एक दूसरे को लिंक भी किया है और ट्रांसपेरेंसी इसका जड़ में बताया है, ठीक है। यानी साफ सुथरी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए न्याय का दुरुस्त होना क्या है? अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में वे शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास को सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम और रकम पाने की आशा रखती थी। ये तो सब दिन से परंपरा चली आ रही है कि असरफियाँ मिलते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, ठीक। जन्मसिद्ध अधिकार, अगर प्रशासनिक तौर पर कोई ऊंचे प्रशासन तंत्र में है तो उसके परिवार में वही रहेगा। लिंग भेद पर आधारित यानी पुरुषों को ज़्यादातर वरीयता दी जाएगी और उसी आधार पर समाज की आइडियोलॉजी व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। पूछा जाएगा कि क्या सल्तनत काल में स्त्री की दशा थी या लिंग भेद नहीं किया जाता था, तो ये क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा, लिंग भेद किया जाता था, पुरुषों को वरीयता दी जाती थी। ठीक है। सन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी रजिया जरूर सिंहासन पर बैठी थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, यानी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 ईस्वी में इसी कारण से हटा दिया गया। मिन्हाज का एक तरह से कहना यही था कि रजिया का पुरुष न होना उसकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण था। अगर एक लेडी चाह भी ले तो कितना कुछ कर सकती है अगर उसके सहायक नहीं हो। प्रशासन तंत्र में महिलाएं कहीं थी नहीं, तो अकेली रजिया जो थी वह सही ढंग से शासन नहीं चला पाई। ठीक है। अब देखिए जन्मसिद्ध अधिकार क्या थे। वहाँ दो शब्दों का जिक्र किया गया था, जन्मसिद्ध और लिंग भेद। तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, जिसे कुलीन लोग मांगते थे कि कुछ खास व्यक्ति परिवार में जन्म लेने के कारण शासकों पर अधिकार उनका विरासत है। जैसे सामंत के ज़्यादातर पुत्र आगे चलकर सामंत ही बनते थे। लिंग भेद देखिए, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक और शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। ठीक है। तो रूढ़िवादी समाज का यहाँ एक लक्षण इंगित होता है सल्तनत काल में। ये लाइन आपको स्पष्ट रूप से बता देगा। ठीक है। रजिया के बारे में मिन्हाज का देखिए विचार क्या था, डिटेल से जानिए। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। संकीर्ण विचारधारा थी। ठीक है। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध आता है, यानी रजिया ने जो शासन किया था ये इसके विरुद्ध था। ठीक है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा ही रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो यही चीज़ दिया गया है कि उसका स्त्री होना जो है ये खराब माना है। किसने? मिन्हाज ने। रजिया ने अपने लेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र के वारंगल क्षेत्र के किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रामा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि जिस समय रजिया शासन करती थी उसके बाद जो है किसने शासन किया था, तो रुद्रामा देवी ने। तो 1236 से 40 रही थी और उसका अप्रोच रजिया के अप्रोच से क्या था, भिन्न था। ठीक है। रुद्रामा देवी अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी दिग्दा 980 से 1003। ये पूछा जाएगा कि रजिया से पूर्व किस महिला शासिका ने कभी किसी राज्य पर शासन किया था, तो ये रानी दिग्दा का नाम आएगा। उसका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकाला गया है। प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया था। ठीक है। ये पूछा जाएगा कि 1000 ईस्वी के लगभग में शासन करने वाली कश्मीर की वह कौन सी महिला थी जिसे बड़ी दीदी या बड़ी बहन की संज्ञा देकर जनता ने उसे संबोधित किया था, तो रानी दिग्दा ये कहाँ की थी, कश्मीर की शासिका थी। रजिया के बाद किसने शासन किया था, तो रुद्रामा देवी काकतीय शासक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थे। मिन्हाज के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उसको लगता है कि रजिया के बारे में विचार सही नहीं है। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? तो उस समय तुर्कों का बोलबाला ज़्यादातर था किस पे, सल्तनत काल पे, तो आप ये कह सकते हैं। और दूसरा क्या, रजिया अकेली थी, किसी भी तुर्क या हिंदुस्तानी गुट ने उसका साथ नहीं दिया था, तो इसी कारण वह जो है ये नाकाम रही। ठीक है। दूसरा क्या था, भाइयों द्वारा उसका विरोध किया गया था। ठीक है। तो योग्य होने के बावजूद भी किसी काम की वो नहीं रही। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरा दिया गया है नक्शा कैसे था। काजकोट, नंदाना, लाहौर, तबरहिंद, सुरसुती, हांसी, दिल्ली, मंदौर, कोल, ये सब समय का दिखाया गया है क्षेत्र। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीता गया ये सारे शहर का जिक्र है। ये पूछा जाएगा कि दक्षिण पर प्रभाव था, तो दक्षिण पर कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। देवल के क्षेत्र को भी जीता था। ठीक है। लखनौती पर भी कब्जा था उसका। ठीक है। चलिए तो आगे है कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासक गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बनाए गए मजबूत किलाबंद शहरों से शायद ही फैला था। तो ये गैरिसन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, तो गैरिसन शब्द का अर्थ हो जाएगा फोर्टिफिकेशन करना, एक तरह से कह सकते हैं।
ठीक है। तो किलेबंद बसाव जो भी जगह रहेगा, फोर्टिफाइड प्लेस जो भी रहेगा, उसके लिए गेरिसन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। पूछा जाएगा मध्यकाल के संदर्भ में गेरिसन शब्द का उल्लेख करिए। गेरिसन कोई अधिकारी था, ठीक है, ऐसा अगर दे देगा शब्द, या गेरिसन वैसे क्षेत्र होते थे जहाँ चारों ओर सिंचाई की व्यवस्था होती थी, या दे देगा कि किलेबंद जगह था जहाँ सैनिक रहा करते थे, ठीक है। तो एक सैनिक टुकड़ी से जो दिल्ली का विकास शुरू हुआ और बाद में बहुत बड़े सल्तनत के रूप में उभरा, ठीक है। मजबूत किलाबंद का क्षेत्र था, उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उसका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री में रसद इत्यादि के लिए व्यापार लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गेरिसनों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, ठीक है। दिल्ली से दूर अगर आप फोर्टिफिकेशन पे जाइएगा तो वहाँ से क्या था, नियंत्रण बहुत दूर कठिन था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गेरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, यानी दिल्ली से दूर के क्षेत्र बंगाल और सिंध पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन था। तो इसलिए क्या था कि दिल्ली जो अपने तक सीमित रह गई, तो छोटे छोटे जब भी शासक कमज़ोर हुआ तो छोटे छोटे राजाओं ने अपना मुंह उठाना शुरू कर दिया। तो बगावत, युद्ध और यहाँ की खराब मौसम ने उनसे संपर्क क्या कर दिया, नाजुक और छिन्न भिन्न कर दिया, ठीक है। पहले छोटे छोटे बगावत किया। शासकों को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए घाटे का बात था, ठीक है। चलिए आगे। जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे और इनके चलते सल्तनत में बड़ी मुसीबतें किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे। इसकी स्थापना गयासुद्दीन बर्मन के शासनकाल में हुई। इसका विस्तार खिलजी और तुगलक के राज्यकाल में हुआ। पूछा जाएगा कि गेरिसन शहर का मॉडल जो फोर्टिफिकेशन का मॉडल बलबन के समय में आया और बाद में इसका विस्तार खिलजी और तुगलक के द्वारा किया गया, ठीक है। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था कि गेरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, ठीक है। और इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी और संग्राहक चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो ये जो फोर्टिफिकेशन का नया तरीका था कि दोआब भूमि से चारों ओर सुरक्षित रखना था, तो वहाँ अगर लोगों का आवागमन होता और सेना नहीं होती तो इससे क्या होता, प्रशासनिक तंत्र में दिक्कत होता। तो उस आसपास के क्षेत्र में तो जंगल तो साफ करवाया ही, साथ साथ क्या करवाया कि शिकारी और संग्राहक जिनका जीविकोपार्जन वहाँ चलता था उन्हें भी भगा दिया। वह जमीन जो है किसान को दे दिया गया और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है, ताकि दिल्ली की और मजबूत व्यवस्था होती चली जाए। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गेरिसन शहर और नए नए शहर बसाए गए। ये पहले देखिएगा कि दिल्ली इस क्षेत्र के अंदर थी, धीरे धीरे इस आसपास का जो जंगली एरिया जहाँ भी विस्तार था उस सबको क्या किया गया, हटा दिया गया, कृषि योग्य भूमि बनाई गई और इससे राजस्व की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया गया, ठीक है। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दूसरी बार विस्तार बाहरी सीमा पर कैसे हुआ, खिलजी के शासनकाल के दौरान क्या हुआ। आप पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए और हमें पूरा विश्वास है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।